हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम अपनी बैंकिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको पता होगा कि जस्ट एक बैंकिंग काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो ये सीरीज़ में थोड़ा होले-होले धीरे-धीरे लेके चल पा रहा हूँ क्योंकि यार कुछ मेंस भी लग गया है, कुछ एडमिशन्स भी ओपन करने हैं पीजीपी को, ताकि हम जो है बच्चों को भी थोड़ा गाइड कर सकें। तो लेकिन ये सीरीज़ हम कोशिश यही करेंगे कि अगले महीने तक इसको निपटा दें, बस। तो आज के टॉपिक की अगर बात करें तो हम एमसीएलआर की कैलकुलेशन को देखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि एमसीएलआर क्या होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बैंकिंग सीरीज के अंदर अभी हम कुछ जो है टॉपिक्स को कर रहे हैं। उस टॉपिक में अभी हमारी जो ट्रेन है वो एमसीएलआर पे फंसी हुई है। आज इससे जो निकलने की कोशिश करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो से फिर हम और ज़्यादा डिटेल के अंदर हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एमसीएलआर तो क्या है, तो अगर देखो जो नए बच्चे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एमसीएलआर के देखो। अभी तक 70+ वीडियो यूट्यूब पे इकोनॉमी को लेकर हम डाल चुके हैं। यार आप अपने पेड गुरु के साथ तो पढ़ ही रहे हो, एक बार हमारा भी देख लो फ्री वाला कंटेंट कि क्या है, किस तरह से है। एक बार देख लो, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, नहीं अच्छा लगेगा तो निकल जाओ। ठीक है, तो देखो एमसीएल जो हम यहाँ पर ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि इसकी कैलकुलेशन कैसे जाती है, साथ में इसका बेस रेट्स के साथ क्या एक इम्पैक्ट होता है। हम एक डिफरेंट डेफिनेशन के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ना यहाँ से पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन बना सकता है, या फिर कोई स्टेट पीसेस के अगर कोई अच्छे स्टेट पीसेस हों तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो है एनालिटिकल फॉर्म में बन सकते हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, वो क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड भी पूछ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक एक लाइन को एक एक चीज को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर देखें, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन काफ़ी बच्चों को समझ ही नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ते। कुछ कोचिंग वाले इनको जो है बिल्कुल हटा देते हैं कि यार हटाओ, लेकिन नहीं, समझना जरूरी है ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ के और आपकी बैंड बजा दे। ठीक है, तो देखो एमसीएलआर एक आंतरिक बेंचमार्क है। हमें तो ये लास्ट वीडियो में पता चल गया था कि ये जो भी करता है, जो ये एमसीएलआर जो करता है बेसिकली जो है बैंक्स के थ्रू ही जो होता है, मतलब कि एक तरह से बैंक मार्क होता है जो टैनर के साथ जुड़ा होता है। टैनर कौन होता है, इसका मतलब भी समझेंगे अभी कि टैनर के साथ, देखो वर्ड को समझना, टैनर, इसको हिंदी में टैनर ही बोलो। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम टैनर ऐसे कहते हैं। ठीक, जिसका अर्थ है कि बैंक द्वारा ऋण की चुकौती के लिए छोड़ी गई अवधि के आधार पर आंतरिक रूप से दर निर्धारित करी जाती है। अब इस वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो कहते हैं कि टेनर के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि बैंक द्वारा ऋण की चुकौती के लिए छोड़ी गई अवधि के आधार पर आंतरिक रूप से दर निर्धारित करी जाती है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, पहले एग्जांपल के साथ समझो। भाई मान लो आपने 18 महीने के लिए लोन लिया, 18 मंथ के लिए आपने लोन लिया। ठीक है भाई, 1 महीने में इतना, 2 महीने में इतना, 3 महीने में, 4 महीने, 5 है, सो ऑन है टिल आपका 18 महीने तक ऐसा चलता रहेगा। तो जो आपने 18 महीने के लिए जो आपने लोन लिया, तो ये हो गया टेनर। क्यों, जो बैंक होगा वो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। अच्छा, इसको 18 महीने का लोन देना है, भाई हमारा कितना जोखिम होगा। तो होता क्या है आज के समय, देखो पहले के टाइम में अलग सिचुएशन थी, अब क्या होता है, कोई भी बैंक पहले अपने जो होता है इंटरेस्ट को पहले निकालता है। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इसके लिए मैं एक अच्छी सी पीपीटी लेता हूँ। ठीक है, साफ पीपीटी, सुथरी पीपीटी, ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूँ। ये आपको कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे कंसेप्ट को समझो। टेनर में देखो टेनर में ये होता है कि मान लो आपने 18 मंथ्स का लिया। भाई आपको पता चला, बैंक ने बोला 1 महीने में मान लो आपका 2000 ब्याज है, दूसरे महीने में आपको पता चला कि आपका 1800 ब्याज है, तीसरे महीने पता चला कि आपका 1400 ब्याज है। मतलब ये एक फॉर्म इस काइंड ऑफ बोल सकते हैं रिड्यूसिंग फॉर्म में जो निकलता है। मान लो बैंक ने आपको 1 लाख रुपए दिए, हम सपोज कर लो यार 1 लाख रुपए आपको बैंक दिए, तो बैंक के लिए तो जोखिम हो गया। भाई अगर मान लो आपको पर्सनल लोन दे, अगर एसेट होम लोन में सिक्योर लोन है, अगर पर्सनल लोन की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल लोन जब वो देगा तो वही तो जोखिम ही तो हुआ। क्या पता तुम पैसे लेके भाग जाओ, क्या पता ना चुकाओ, बैंक को कैसे पता, वो तो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को देख के बात कर रहा है ना। तो अगर मान लो उसने आपको 1 लाख रुपए दिए, तो भाई जो कितने टेन्योर पे दिए, वो दिया 18 महीने के लिए। तो बैंक जो एमसीएलआर निकालेगा ना, वो इसके 18 महीने के हिसाब से निकालेगा। बस मैं एक छोटे कंसेप्ट के तौर पर समझा रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आपको जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जो भी चीज निकलेगी वो टेन्योर के ऊपर निकलेगी। ठीक है, और एक चीज और, जो बैंक होते हैं ना, ये अब आज के समय आपने सुना होगा एक वर्ड, जब आप लोन लेते होंगे, रिड्यूसिंग रेट पे है सर। अगर रिड्यूसिंग रेट लोगे तो 18% है, फ्लैट लोगे तो 12% है, कुछ ऐसे आपको दो टर्म्स बोलते हैं। रिड्यूसिंग में मतलब ये होता है दोस्तों, मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, क्योंकि ये चीजें बेसिक्स हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये बेसिक नहीं समझोगे जब तक जो बैंकिंग है सर के ऊपर से निकल जाएगी। भाई 1 लाख लिया, भाई मान लो आपको पहले मंथ में मान लो 5,000 रुपए किस्त पड़ी। ठीक है, तो जो मान लो, अब एक बात मानते हैं कि 18% रिड्यूसिंग निकला। ठीक है, तो उस पर जो जो पहला मंथ होगा वो तो आपको 1 लाख पे ब्याज पड़ेगा। भाई आपने 5,000 रुपए पे कर दिया, तो उसके बाद जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 95,000 पे लगाएंगे वो, ये हो गया रिड्यूसिंग।
इससे क्या होता है भाई, बोरोवर को भी फायदा होता है कि भाई जितना आउटस्टैंडिंग बचा उतने पे ही लोन लग रहा है। तो अब भाई मान लो आपने फिर एक 5,000 पे किए, फिर 90,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। समझे मेरी बात को? एक होता है फ्लैट। फ्लैट का मतलब 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है, मान लो आपकी जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 लाख पे लगेगा, चाहे इवन आपका 18 महीने का टेन्योर हो, ठीक है, चाहे आपका लास्ट में दे दो, तो वो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 लाख पे फ्लैट लग रहा है, बिल्कुल फ्लैट है। मान लो 2% का साल का, भाई मान लो महीने का 2% हो गया तो साल का कितना हो गया, 24%। यहाँ पे 18% रिड्यूसिंग हो गया। तो हमेशा लोन्स भी आपको रिड्यूसिंग लेने चाहिए, फ्लैट का भी मतलब चाहिएगा। जो ये लोन ऐप होती है ना, लोन ऐप, मैं एक चीज और भी बता दूं, जो आप दुनिया भर के लोन ऐप देख लो, ऐसा नहीं है हम डाउनलोड करके चेक भी करते हैं क्या लगा रहा है क्या नहीं लगा रहा है, हम कॉल भी करते हैं, बात भी करते हैं समझने के लिए कि क्या पैटर्न चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अभी मैंने लैंड कार्ड को कॉल किया था, एक लैंडिंग कार्ड शायद एक कोई है, वो प्रोसेसिंग फीस जो है, मैंने बोला कि मुझे 2 लाख का लोन चाहिए, हालांकि मुझे नहीं चाहिए था। वो बोलते हैं कि सर ठीक है 2 लाख दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कि प्रोफाइल सिविल अच्छा है, लेकिन आपसे 17,000 रुपए का प्रोसेसिंग फीस लेंगे। लेकिन सर आपका रिड्यूसिंग रेट जो है वो आपका करीब 10% के आसपास है सर, यानी कि साल का 10%, लेकिन प्रोसेसिंग फीस कितनी है, 17,000। इनडायरेक्टली वे में वो यहाँ से पैसा काट ले रहे हैं, यानी कि पैसा जो है यहाँ से बना ले रहे हैं, अगर हम बात करें तो आज के समय नया ट्रेंड प्रोसेसिंग फीस, वो हम फिर कभी बात करेंगे। बस मैंने आपको ये समझाया कि फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट में क्या डिफरेंस होता है और टेन्योर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस चीज को बताया कि टेन्योर में क्या हम जो है देखते हैं। समझ आ गया? तो यानी कि इसमें अगर हम देखें तो चुकौती के छोड़ी गई अवधि के आधार पर, अब छोड़ी गई अवधि जैसे कि 18 महीने हो गया, उसके आधार पर आंतरिक रूप से दर जो है निर्धारित की जाती है, जो छोड़ी गई अमाउंट है उसके हिसाब से जो दर है। यानी कि एमसीआर की विशिष्ट संरचना में इस टूल के इस्तेमाल के कारकों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें 4 मुख्य कारक। पहला समझते हैं, पहला कारक हमें ये देखने को मिलता है टेनर प्रीमियम। ये प्रीमियम कितना है? देखो दोस्तों, ये पीटी के लिए है, मैं मानता हूं थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समझो, क्योंकि ये कंसेप्ट ना किसी बुक में अच्छे से दे नहीं रखे, मजा नहीं आता पढ़ने में, तो इसलिए हम लेके आए हैं। तो टेनर प्रीमियम में क्या, जब बैंक उस टेनर को उधार देने से जुड़े जोखिम के लिए प्रीमियम का शुल्क लेता है तो उसे टेनर प्रीमियम कहते हैं। वर्ड को दोबारा समझो, वो ये कह रहा है कि जब बैंक बैंक है उस टेनर को उधार देने से जुड़े जोखिम, इसमें वर्ड को ध्यान से समझना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जब बैंक उस टेनर को उधार देने से जुड़े जोखिम के लिए प्रीमियम का शुल्क लेता है, एक काइंड ऑफ लोन, जो भी शुल्क लगाएगा, ठीक है, जुड़े जोखिम, जो भी मैंने आपको जोखिम बताया, पर्सनल लोन के अंदर काफी ज्यादा जोखिम होता है, राइट भाई। कार लोन में तो ये बोले, कार लोन तो भाई तुम्हारी नींद दोगे कार उठा के ले जाएगा, बाइक लोन जो नींद दोगे उठा के ले जाएगा, बिजनेस लोन बंद नहीं कर सकते, ये हाई रिस्क की गेम होती है। एजुकेशन लोन, ये भी हाई रिस्क की गेम है, मान लो नहीं दे पाए तो क्या कर लेगा। इसी जैसे पर्सनल लोन, ये सब चीजें क्या है जहां पे आपको, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर आपको नो कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी देनी पड़े, जहां पे नो कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, बस आपको जानते हैं आपके आधार पैन के हिसाब से आपको लोन दे दिया, आपको कुछ रखा नहीं। मुथ्थू फाइनेंस क्या है ये भाई, वो तो सोना रखता है, वो तो नहीं दोगे वो तो उठा के बेच के ले लेगा, कमा लेगा। तो इस वजह से नो कलेक्टर सिक्योरिटी के अंदर टेनर प्रीमियम भी कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि इसके अंदर बैंक्स भी, होम सिक्योरिटी लोन्स भी आते हैं, सिक्योर लोन्स भी आते हैं, जैसे होम लोन हो गया, ये सारे लोन हो, क्यों भाई, आखिर अगर वो भले ही आपको होम लोन दे, लेकिन ठीक है वो तो सबसे किसी से भाई नहीं दोगे तो बेच के कर लेगा, लेकिन जोखिम तो है, क्यों नहीं है? फिर बाद में उसकी लिस्टिंग होगी, सीज होगा, फिर उस पर बोली लगेगी, जब जाके बिकेगा, तो प्रोसेस तो टाइम लगेगा, लेकिन बैंक का तो पैसा फंस गया ना। इस चीज को समझो कि बैंक का तो पैसा स्टॉक में गया ना, भाई स्टॉक हो गया ना, बैंक का पैसा तो डेड स्टॉक में काउंट हुआ नहीं हुआ। एक होता है स्टॉक जो आपके पास है, एक डेड स्टॉक जहां से उम्मीद कम होती है पैसा आने की, तो डेड स्टॉक उसको कहते हैं। तो एक तरह से डेड स्टॉक में जाएगा नहीं जाएगा, तो उसी चीज के अंदर टेनर प्रीमियम में यही होता है कि जब बैंक उस टेनर के आधार पर देने से जुड़े जोखिम के प्रीमियम शुल्क लेता है, जो भी किस्त बनाएगा उसके हिसाब से, जब उसको उसके में जो चीजों को जो है कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि ऋण की चुकौती के लिए शेष समय पर परिपक्वता अवधि की गणना की जाती है कि कितने अवधि के लिए लिया जा रहा है, कितने अवधि के लिए लिया जा रहा है, उस चीज को इसके अंदर जो काउंट किया जाता है। फिर ऋण के लिए समय की अवधि जितनी अधिक होगी जोखिम उतना अधिक होगा। भाई जितनी ज्यादा अधिक होगी, भाई मान लो किसी ने मान लो 60 महीने के लिए लिए, तो भाई जोखिम तो है, 60 में कहता ला लोन ना दे, क्या पता कुछ हो जाए, कुछ और गड़बड़ हो जाए। एक साल के लिए ले रहा है कोई, एक बंदा 12 महीने के लिए ले रहा है, कोई 60 महीने के लिए ले रहा है, तो भाई जोखिम किस में, 60 महीने वाले में ना, कि इसका टेन्योर ज्यादा है, क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ऋण के समय की गई अवधि जितनी अधिक होगी जोखिम उतना अधिक होगा, और जोखिम को कवर करने के लिए बैंक प्रीमियम के रूप में राशि वसूल कर कर्जदारों को स्थानांतरित कर देता है, मतलब एक तरह से राशि वसूल करके कर्जदारों को स्थानांतरित कर देता है। और टेनर प्रीमियम अभी
सभी प्रकार के ऋण पर एक समान संरचना में है जो ऋण वर्ग या उधारकर्ता के लिए विशिष्ट नहीं। यानी कि इसकी जो टेनर प्रीमियम होती है वो सभी ऋण के लिए एक समान संरचना के अंदर जो इसको देखा जाता है, अगर बात करें तो कहने का मतलब ये हुआ कि टेनर प्रीमियम इसका एक पहला फैक्ट होता है एमसीआर कैलकुलेशन का, कि वो किस तरह से करता है। इसके लिए देखो, मैं अगर याद रखना तो सिर्फ आप यही एक लाइन है, यही एक वर्ड है, ये तो आगे समझाने के लिए दे रखा है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। ठीक, सेकंड आते हैं। सेकंड वो कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड भी जो है इसके अंदर देखा जाता है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है इसको समझो। वो कहते हैं कि एमसीएफ जो की गणना बैंक के सभी उधारों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। अब उधार क्या होते हैं भाई, बैंक अपने डिफरेंट तरह से कर्ज प्रोवाइड कराता है, किसी को कुछ किसी को कुछ, तो उन सब के फंड्स को भी ध्यान, इनको बैंक को ये एनालाइज करना होता है कि हमने अभी तक मार्केट में कितना उधार दिया, कितने हमारे फंड्स डाइवर्सिटी में जा चुके हैं। तो उसके आधार पर जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स की जो है अगर बात करें तो उन सभी उधारों को भी ध्यान में रखकर ही दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बैंक जो है अपने हिसाब से, नहीं, बैंक सभी उधारों को ध्यान में रखता है कि क्या है, किस तरह से उस चीज को देखा जाता है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, बैंक को लिए उधार लेने के लिए धन के विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, बचत खाते हो गए, चालू खाते हो गए, इक्विटी हो गया, ठीक है, आरबीआई ऋण आदि हो गया, जो एमसी गणना के आधार पर। अब देखो कैसे बैंक क्या करता है, ऐसा तो नहीं कि बैंक ने मेरा पैसा डाला, भाई बैंक क्या करता है, पीपल से लिया, भाई मान लो आपको 6% डिपॉजिट दे दिया, उसको 12% ब्याज दे दिया, 6% जो इसको ब्याज मिला वो से अपना बैंक के खर्चे निकालता है, सारी चीजें निकालता है, ऑफिस की सैलरी निकालता है, स्टाफ का मेंटेनेंस, सारी चीजें निकालता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड में ये हुआ कि जो उधार लेने के लिए जो धन के विभिन्न स्रोत होते हैं, भाई अब फिक्स डिपॉजिट बैंक के लिए कैसे, भाई फिक्स डिपॉजिट एक टाइम के बाद तो बैंक को देना ही पड़ेगा। भाई मान लो अगर वो 6% to 7% अगर आपको ब्याज दे रहा है सालाना, तो कहीं ना कहीं वो लोन के रूप में तो रिकवर करेगा। भाई आपको ब्याज दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं पैसा राउंड ट्रिपिंग करेगा, घुमाएगा, भाई आपसे ले किसी और को देगा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वही चीज बचत खाते, बचत खाते मतलब सेविंग अकाउंट में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, भाई एक एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मतलब 100 बच्चे हैं, सॉरी 100 आदमी हैं एक बैंक के अंदर, मतलब एक बैंक में पॉपुलेशन है, जनता, एक बैंक है जिसमें 100 लोगों का खाता है। अब 100 के 100 तो एक साथ पैसा नहीं निकाल लेंगे, हो सकता है 20 निकाल लें, 30 निकाल लें, लेकिन 70 लोगों का तो पैसा एट ए टाइम रहता है स्टॉक में, तो उस पैसे से वो ब्याज चलाते हैं। चालू खाते, जैसे हम जैसे लोग बिजनेसमैन, आप जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो, या फिर कोई अगर ट्रेडर होता है तो वो भी चालू खाते में पैसा रखता है। ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा पैसा ऑन द स्पॉट निकाल लिया जाता है लोगों उधर, नहीं, कुछ पैसा निकाल के उसको रख दिया जाता है, एक एवरेज आ जाती है। इसी वजह से इक्विटी बरकरार रखी गई कमाई, यानी कि जो भी लोग जो इक्विटी के अंदर कमाते हैं। दूसरा, आरबीआई से जो ऋण प्रोवाइड कराते हैं, लेते हैं। तो ये सब चीजें जो है अगर बात करें मार्जिनल कॉस्ट के अंदर, मैंने इतना डीप में इसलिए दिया कि हो सकता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड के अंदर क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, तो उसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इस सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, राइट। तीसरा समझते हैं सीआरआर पर नेगेटिव कैरी। नेगेटिव कैरी समझते हैं, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। भाई आपको पता होगा करंट आपका रिजर्व रेशियो जो होता है, ठीक है, तो इसके अंदर कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, नोट कर। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है, भाई जब बैंक अपना कुछ कैश अपने आरबीआई के पास रखता है तो ये क्या है, नेगेटिव ही तो हुआ। भाई मान लो अगर बैंक के पास मान लो 100 रुपए हैं, बोलता है आरबीआई कहता है लाओ भी 4% आप सीआरआर में कंट्रीब्यूट करो, भाई तो बैंक को 4% आरबीआई को देने पड़ जाएंगे, बचे 96 रुपए। तो जो भी लोन देगा वो 96 रुपए का, 100 रुपए का तो देगा नहीं। भले ही हली बैंक के पास 100 रुपए हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से उसको 4% जो है आरबीआई के खाते में डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो बम्बू देगा पिछवाड़े में। तो ये पता चला कि 4% आरबीआई के खाते में डाला, तो इसके कारण क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसको 96 रुपए का ही तो उसके पास है, तो इसमें नेगेटिव कैरी भी देखा जाता है। तो इसलिए अगर जब भी 1% ऊपर नीचे होता है तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर बैंक ज्यादा लेगा तो नेगेटिव कैरी रेशियो ज्यादा हो जाएगा। अगर बैंक मतलब आरबीआई अगर ज्यादा लेगा, मान लो सीआरआर को मान लो बढ़ाकर 5% कर दे तो ज्यादा हो गया ना भी नेगेटिव। भाई मान लो पहले 100 रुपए दे, अब वो 95 रुपए का लोन देगा, पहले 96 रुपए दे रहा था। और अगर आरबीआई अकॉर्डिंग सिचुएशन कम कर देता है तो उसमें फिर आगे एमसीएलआर भी जो रेट जो होंगे कम हो जाएंगे। तो अगर सीआरआर के रेट अगर बढ़ गए, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो सीआरआर के रेट बढ़ गए तो एमसीएलआर के रेट भी बढ़ जाएंगे। अगर सीआरआर के रेट कम हो गए तो एमसीएलआर के भी जो ये नेगेटिव कैरी की रिपोर्ट कम हो जाएगी। तो यानी कि आपको क्या पता चला, चीजें जब बढ़ रही हैं तो उधर भी बढ़ रही हैं, इधर भी घटे तो इधर भी घटे। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहां से एमसीक्यू बनेगा, क्योंकि यूपीएससी पूछेगा इसमें कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, अपोजिट, इनवर्स, नन ऑफ द अबव, बताओ। तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे कहानी खराब हो जाएगी। तो इसमें अब ये पता चला कि भाई नेगेटिव कैरी के अंदर एमसीएलआर का जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब कि बात करें तो प्रत्यक्ष रिलेशनशिप हमें, यानी कि डायरेक्ट हमें जो देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है,
सीआरआर या कैश रिजर्व रेशो बैंक के फंड का एक अनुपात होता है जिसे भारत में बैंकों को तरल नकदी अनिवार्य रूप से आरबीआई में जो जमा करना होता है। इसे नकारात्मक माना जाता है क्योंकि इस धन का उपयोग बैंक द्वारा किसी आय को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता और उस पर ब्याज भी नहीं मिलता। एमसीएलआर के तहत बैंकों को कुछ भत्ते दिए जाते हैं जिन्हें सीआरआर पर नेगेटिव कैरी के रूप में माना जाता है। इसकी गणना जो है, इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो ये कुछ फॉर्मूला, हालांकि फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया कि भाई कैसे रिक्वायरमेंट ऑफ सीआरआर इक्वल ठीक है मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सीआरआर। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको दिखाया है आपकी नॉलेज के लिए कि हाँ ये इस तरह का फॉर्मूला जो होता है इसके थ्रू मतलब जो है कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ अपने हिसाब से, नहीं, हर चीज के फॉर्मूले होते हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, चौथा समझते हैं परिचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? जो मतलब कि बैंकों को धन जुटाने के लिए, वेतन देने के लिए, शाखा खोलने के लिए, ये सब भुगतान करने के, इसकी भी कॉस्ट होती है जो हर साल वो लेके चलते हैं। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया आपने, एक छोटा सा एटीएम, एक शॉप पे दुकान, वो बैंक वाले उसका करीब 20,000 रुपये किराया दे देते हैं। आप ये सोचते हो यार घर के ऊपर एटीएम खुल जाए, मजा आ जाए घर के अंदर, है ना, किराया अच्छा मिलता है। क्यों? बैंक अपना स्टैंडर्डाइजेशन लेके चलती है। जहां पर भी, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल एचडीएफसी ने अगर कहीं कोई बैंक खोल दिया, मान के चलो जिसके किराए पे चढ़ा है उसके तो मजे आ गए। क्यों? पहली बात, हर साल आ जाएगा किराया बढ़िया, और दूसरा मजा भी आ जाएगा। क्यों भाई? अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट, बैंक एक बैंक को दूसरी बैंक जगह शिफ्ट करने में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना कि उठा के कहीं भी उठा के कमरा ले लिया। भाई पुलिस की अप्रूवल चाहिए, और भी चीजें चाहिए। ठीक है, पुलिस से भी अप्रूव कराना पड़ता है, सायरन एक्टिवेट कराने होते हैं, सीसीटीवी लगाने होते हैं, बहुत कॉस्ट होती है। तो उस वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट भी चीजें जिसके अंदर सैलरी हो गई लोगों की, बैंक एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, शाखाएं खोलने की कीमत होगी जो मैंने आपको बताया, वेतन भुगतान हो गया आदि, ये सब खर्च भी एमसीएलआर के अंदर जो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो परिचालन लागत यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट में वैसे भी लागत शामिल है जो ऋण उत्पाद प्रदान करने से जो जुड़े होते हैं। समझाया? हालांकि इसमें सेवाएं प्रदान करने की लागत शामिल नहीं होती। जो सेवाएं प्रदान करते हैं उसकी लागत शामिल नहीं होती क्योंकि यह सेवा शुल्क के रूप में वसूल की जाती है। एक चीज और जो आपको कीवर्ड कैच मिला, कैच क्या मिला? यहां पर परिचालन लागत में सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड, अगेन आपके लिए कीवर्ड है। परिचालन लागत जो है इसमें नहीं ली जाती। हालांकि परिचालन लागत में सभी लागत शामिल है, लेकिन सेवा शुल्क वाली लागतें जो है नहीं है। सेवा प्रदान जिसे करते हैं वो चीजें नहीं होती, जैसे एसएमएस सेवा इसमें नहीं होती, इसके अलग से जो शुल्क लिए जाते हैं। तो एमसीएलआर में इन बातों का, इन 4 बातों का जो ध्यान, देखो दोस्तों, चाहता तो मैं इसको टू द पॉइंट बता के खत्म कर देता, लेकिन नहीं, मैंने बोला ना आपको, प्रॉमिस है कि इकोनॉमी को मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। क्वालिटी दिखाऊंगा कि एक बार पढ़ाऊं कि हाँ मेरा बच्चा हमेशा जिंदगी भर याद। तो उसी चीज को, इस लेक्चर को बार बार देखो, तो थोड़ा टफ टॉपिक है, मानता हूं, मैं खुद मानता हूं, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजिंग करेगा, लेकिन बताएगा। तो यानी कि अभी तक हमने ये चीज देखी। अब इसके बाद समझते हैं थोड़ा सा, एक छोटा सा एक फटाफट देख लेते हैं। कभी कभी आपको ये भी तंग कर सकता है कि बेस रेट और एमसीएलआर रेट में संबंध क्या है, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन से रिलेटेड, पीटी से रिलेटेड बता दें। तो बेस रेट और एमसीएलआर रेट दोनों में समानता यही होती है कि दोनों को फंड्स की लागत उससे मिलने वाले रिटर्न के अनुमान के आधार पर तय किया जाता है। जो भी फंड्स की लागत होगी उसके रिटर्न के थ्रू होगी, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही ऐसी दर होती है जिससे कम पर बैंक लोन जारी नहीं कर सकता। यानी कि चाहे आपका वो बेस रेट हो, चाहे आपका एमसीएलआर हो। एमसीएलआर बैंक के अकॉर्डिंग चलता है, बेस रेट आरबीआई के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो बेस रेट एक तरह से ये बेंचमार्क है, इससे नीचे नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी करो। अगर जाओगे तो फिर दिक्कत होगी, तो इसके नीचे तो आप जा ही नहीं सकते। तो ये सब चीजें जो अगर बात करें तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो बेस रेट और एमसीएल रेट में अंतर यह होता है कि दोनों को तय करने का जिम्मा अलग अलग संस्थाएं लेती हैं। जहां पर बेस रेट को रिजर्व बैंक तय करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया आरबीआई तय करता है, वहीं इसे हर बैंक को मानना पड़ता है। और जबकि एमसीएलआर रेट को हर बैंक अपने खुद के तय करता है, सिर्फ वही बैंक उसे मानने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यानी कि एमसीएलआर के अंदर खुद बैंक जो है कुल मिलाकर जो तय करता है, समझ आ गया। और बेस रेट के अंदर जो अगर बात करें तो आरबीआई ही जो है वो एक तरह से तय हमें जो है देखने को मिलता है। इसके बाद और क्या, लेकिन ऐसा नहीं कि बेस रेट की उपयोगिता, जिस तरह से बेस रेट अभी खत्म कर दिया गया है, ऐसा नहीं कि इसकी उपयोगिता खत्म कर दी गई है। दरअसल पहले रिजर्व बैंक बेस रेट तय कर देता था, फिर बैंक उस बेस रेट को अपने हिसाब से परिवर्तित करके अपने जो एमसीएल रेट जो घोषित कर देते थे। अतः रिजर्व बैंक की योजना तो रेपो रेट में एमसीएलआर को जोड़ने की है, ताकि बैंक अपनी तत्काल और वास्तविक लागत के हिसाब से लोगों को ब्याज दरें तय कर सके। यानी कि रिजर्व बैंक की योजना तो रेपो रेट, अभी जो है एमसीएलआर को जो है इसके रेपो रेट के साथ कंबाइन कर दिया गया, जिसके कारण इससे एक अपने वास्तविक लागत का जो है मतलब कि लेके लोन अपने हिसाब से जो है बैंक वाले अपने हिसाब से जो है लेके चल सके। तो ये था दोस्तों कुल मिला के आज का एमसीएलआर का दूसरा वीडियो। इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए मैंने रोक दिया था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।